आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ये जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम जो होता है ये हमारे अलजेब्रा या बीजगणित की जान होती है। इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति में जो पहला हमारा संख्या है वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स होता क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है। तो देखिए, गिनने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? हम उन्हीं चीज़ों को गिन सकते हैं जो हमारे पास हो या इस दुनिया में उपलब्ध हो। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है या इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है तो हम लोग उसको गिन नहीं सकते। तो गिनने के लिए कम से कम हमारे पास वह वस्तु कम से कम एक होनी ही चाहिए, तभी हम लोग उसको गिन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो हम लोग गिनती नहीं कर सकते। इसलिए जो प्राकृत संख्या है उसकी शुरुआत होती है एक से। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है एक से, क्योंकि हम किसी वस्तु को तभी गिन सकते हैं जब वो हमारे पास कम से कम एक हो। इस तरह से प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है एक, और उसके बाद आप तो गिनती जानते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं या जिसका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या के बाद अब प्राकृत संख्याओं में जो संक्रियाएं होती है उसको देख लेते हैं। तो प्राकृत संख्याओं को जब आपस में दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो उनका जो योग है वह भी एक प्राकृत संख्या ही होती है। जैसे 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 2 और 1 प्राकृत संख्याएं हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो भी प्राकृत संख्या होगी। जैसे जब हमने 1 में 2 को जोड़ा तो 3 आ गया। तो 1 और 2 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, उसमें जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो मिलता है वो भी एक प्राकृत संख्या होती है। उसी प्रकार जब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 करके हो जाएगा 9। तो जब प्राकृत संख्या को जोड़े हैं तो 9 आ गया। तो 5 के आगे 6, 7, 8, 9, मतलब जब दो प्राकृत संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो जो आया वो भी हमारा प्राकृत संख्या है। गुणा करेंगे तो भी प्राकृत संख्या आता है। जैसे 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 एकम 3, 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे 3 चौक 12। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का गुणा किया जाता है तो भी हमको प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन भाग और घटाव में ऐसा नहीं होता। अब प्राकृत संख्या को समझने के बाद अब आगे हम समझेंगे पूर्ण संख्या को। लेकिन ये जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमको पूर्ण संख्या जानना पड़ा, या पूर्ण संख्या को लोग कैसे सीखे? तो प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या को घटाया जाता है तो हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती। जब बड़ी प्राकृत संख्या में छोटी प्राकृत संख्या को घटाया जाता है तो प्राकृत संख्या तो मिलती है, लेकिन जब उसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटा दिया जाता है तब हमको प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी? पूर्ण संख्याओं की। जब किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटा दिया जाता है तब हमको जो संख्या प्राप्त होती है, जिसको हम आज शून्य कहते हैं, वह एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहीं पे हमें आवश्यकता होती है एक नई संख्या पद्धति की। अब चलिए उसको देखते हैं। अब अगली हमारी जो संख्या है वह कहलाती है पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जब किसी प्राकृत संख्या के शुरू में शुरू में शून्य लगा दिया जाता है तब वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की जो शुरुआत है वो होती है शून्य से। फिर उसके बाद बाकी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके आगे आप जितना गिन सकें। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यह जो 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जो भी संख्याएं, ये सब क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। तो ये सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या हैं, लेकिन ये जो पूर्ण संख्या शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है।
तो इसको आप ये समझिएगा कि सारी जो प्राकृत संख्याएं वह पूर्ण संख्या तो हो सकती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य जो है प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से सिस्टम से संख्या पद्धति को पढ़ते जाएंगे, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में भी क्या होता है, जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है इसी तरह से, तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाता है तो भी हमको पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन भाग और क्या कहते हैं यहाँ पर घटाव, ये दोनों जो है इनके लिए लागू नहीं होते। जब हम बड़ी प्राकृत संख्या में छोटी पूर्ण संख्या में बड़ी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो हमको हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने 1 में 2 को घटाया था तो ऋण 1 मिला था, तो वह जो ऋण 1 है वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब क्या हो, जब हम छोटी पूर्ण संख्या में बड़ी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तब क्या होगा, तो हमको एक ऐसी संख्या मिलेगी, ऋण 1 मिलेगी या ऋणात्मक संख्या मिलेगी, जिसकी संख्या पद्धति के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक नई संख्या पद्धति की आवश्यकता होती है। पहले जब हमको शून्य उसी संख्या को घटाए तब शून्य मिला, हम एक नई संख्या पद्धति बनाए। अब छोटी पूर्ण संख्या में बड़ी पूर्ण संख्या को घटा रहे हैं, तब हमको एक नई संख्या मिल रही है, ऋणात्मक संख्या। अब उसके लिए एक नई संख्या पद्धति देख रहे हैं, तो चलिए उसको देखते हैं कि वो क्या है। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्या, ये जो हमारी पूर्णांक संख्या, जब हम छोटी पूर्णांक संख्या में बड़ी पूर्णांक संख्या को जब हम घटाए थे तब हमको एक ऋणात्मक संख्या मिली थी। अब उस ऋणात्मक संख्या को हमको अपनी संख्या पद्धति में दर्शाना है, तो इसके लिए पूर्णांक में या जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें लिखा जाता है बीच में 0 और उसके आगे 1, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से। और जो ऋणात्मक संख्या होती है उसको इस तरह से ऋण 1, फिर उसके बाद ऋण 2, फिर उसके बाद ऋण 3, फिर उसके बाद ऋण 4 और जहाँ तक जा सके। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो है पूरी प्राकृत संख्या है। मानी जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक संख्याएं हैं, और यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या है, मतलब जो पूर्ण संख्या है वह भी पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन इतना जो है अलग से जुड़ा हुआ है, तो इन सभी को मिलाकर हम लोग एक नई संख्या पद्धति, जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, वो है। अब यह पूर्णांक संख्या किससे बनी है, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और एक नई संख्या को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनी है। तो इस प्रकार से संख्या पद्धति का धीरे धीरे क्रमशः विकास होते गया, और उसके बाद नई नई जब लोगों को आवश्यकता पड़ते गई तब एक नई संख्या पद्धति का आविष्कार होते गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भिन्न। अभी तक हमने जिन 3 संख्या पद्धतियों को पढ़ा है ये सभी पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। पूर्ण कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक ये मान के चले थे कि हमारे पास जो भी संख्या है हमको पूर्ण रूप में मिली है। पूर्ण रूप का मतलब ये है कि हमने रोटी लिया तो पूरा रोटी लिया, अगर सेव खाया तो पूरा सेव खाया, अगर हमने कुछ भी किया तो उसको पूरा पूरा किया। अब लोग ये सोचने लगे कि अगर हमारे पास 1 सेव हो और हमको उसको 3 व्यक्ति में बांटना है, तब हम लोग न तो प्राकृत संख्या के रूप में बांट सकते हैं, न पूर्ण संख्याओं के रूप में बांट सकते हैं, और न ही पूर्णांक संख्याओं के रूप में। यहाँ पर क्या होता था, जितने व्यक्ति उतने सेव, तो एक एक दे देते थे। यहाँ पर मतलब संख्या या हमारी जो वस्तु है उसको काटा या तोड़ा नहीं गया है। अब आगे हमको क्या करना है कि उन वस्तुओं को काटना है, तोड़ना है, और एक वस्तु को अलग अलग व्यक्तियों में, जैसे 1 सेव को 3 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है, 2 सेव को 5 बराबर व्यक्तियों में बांटना है। तो ऐसे करके अब हमारे पास ऐसी संख्या पद्धति आएगी जिसमें वस्तु जो है वह पूर्ण रूप में नहीं रहेगी, बल्कि उसके कई छोटे छोटे भाग रहेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न। देखते हैं भिन्न संख्याएं क्या होती हैं।
तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक रोटी है और उसको हमको 3 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है। भिन्न हमेशा बराबर बांटता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं बांटता है। तो देखिए हमारे पास है एक वस्तु और हमने उसको 3 भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो एक व्यक्ति को जो मिलने वाला भाग है वो हो जाएगा 1/3। इस तरह से जैसे मान लीजिए रोटी है, इसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो यह जो भाग है जिसको मिलेगा तो यह हो जाएगा 1 भाग, और इस रोटी की कुल मिलाकर कितने भाग हैं, 3। तब एक जो भाग है उसका मान हो जाएगा 1/3। ये जो दूसरा भाग है यह भी इस रोटी का एक हिस्सा है, और इस रोटी के कुल मिलाकर कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। इस प्रकार इन सभी का मान 1/3 होगा, और इन सभी को जब जोड़ेंगे 1/3 और धन 1/3 और धन 1/3, तो इससे क्या होता है, ये पूरी रोटी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको पूरी रोटी प्राप्त हो जाती है। आप इसका लघुत्तम निकाल के देखेंगे तो भी 1 आएगा। सबका लघुत्तम 3 है, यहाँ पर 1 धन 1 और धन 1, तो ये हो गया 3 और 3/3 पूरा कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भिन्न है, भिन्न के उदाहरणाएँ हैं जब वस्तु को हमको बांटना पड़ता है, काटना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है तब। अब उसके आगे और देखेंगे। भिन्न जो है वो